Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is Bluetooth technology. Bluetooth technology बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज़ हम आज की डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। जैसे डिफरेंट मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर्स को कनेक्ट करने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी स्मॉलर डिस्टेंस में डिफरेंट डिवाइसेस को वायरलेस मीडियम से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका इन्वेंशन एरिक्सन कंपनी के द्वारा 1994 में हुआ था। साथ ही साथ IEEE ने इसका डेफिनेशन 802.15 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको IEEE 802.15 स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। रेंज की मैं बात करूं तो रेंज ये 10 मीटर टू 400 मीटर तक के डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है और जो बैंड यूज़ करता है दैट इज़ 2.4 टू 2.485 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, काफ़ी स्मॉल रेंज के बैंड को ये यूज़ करता है क्योंकि इसका रेंज भी काफ़ी कम होता है। अब ये जो रेंज मैंने बताया आप लोग को 10 मीटर टू 400 मीटर, ये डिफरेंट वर्जन्स के ऊपर डिपेंड करता है। वर्जन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं 1.2, 2.2, 2.1, 3.0, 4.0, 4.1 एंड 5.0। 5.0 हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो कि 400 मीटर तक के डिस्टेंस में डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। एक्चुअली इसको डेवलपिंग यूनिट टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि 1998 में 5 कंपनियों का एक ग्रुप बना था जिसको बोला जाता है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ये कंपनियां जो थी एरिक्सन, इंटेल, IBM, नोकिया एंड तोशिबा, ये कंपनियां मिलके इसमें अभी भी इन्हेंसमेंट का काम, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं क्योंकि इसके जो रेंज हैं, ट्रांसमिशन रेंज से अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो नेटवर्क में एट अ टाइम 7 नोड कनेक्ट हो सकते हैं जिसमें कि मास्टर स्लैब का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक मास्टर होता है और 7 स्लैब होते हैं। इस तरीके से ब्लूटूथ नेटवर्क में एट अ टाइम टोटल 8 डिवाइसेस हो सकते हैं। आगे मैं डेटा रेट की बात करूं तो ये 1 Mbps टू 3 Mbps के डेटा रेट को सपोर्ट करता है जो कि वर्जन्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ब्लूटूथ नेटवर्क को पिकोनेट के नाम से जाना जाता है और 2 और मोर पिकोनेट मिलके आपका स्कैटर नेट को बनाते हैं। इस चीज़ को हम आगे आर्किटेक्चर में समझते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्चर में आप लोग देख सकते हैं मैंने पिकोनेट और स्कैटर नेट को डिफाइन किया हुआ है। तो पहले पिकोनेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पिकोनेट में देखिए, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक मास्टर होता है और उसके साथ 7 स्लैब डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इधर के डायग्राम को अभी ध्यान नहीं देना है, पहले आप लोग को एक पर्टिकुलर पिकोनेट को समझना है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो 1 to 1 या 1 to many का हो सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर मास्टर जो डिवाइस होता है वो पर्टिकुलर एक स्लैब डिवाइस से कम्युनिकेशन कर सकता है या वो आपका मोर देन 1 के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद अपने को स्कैटर्ड नेट बनाना है तो स्कैटर्ड नेट बनाने के लिए 2 और मोर पिकोनेट की नीड होगी। यहाँ पे देखिए पिकोनेट 2 ड्रॉ किया गया है। इस पिकोनेट में भी एक मास्टर है। ठीक है, अभी इसको हम मास्टर कंसिडर करते हैं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है इसको आगे मैं बता रहा हूँ और इसके साथ 7 जो स्लैब डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हैं। ठीक है, अब ये स्कैटर्ड नेट बनाने के लिए अपने को इसमें जो हमारा आपका पिकोनेट 1 था उसका एक जो स्लैब नोड था उसको एज अ मास्टर वर्क कराया जाता है सेकेंड पिकोनेट में। अलग से कोई मास्टर यहाँ पे नहीं होगा। जो हमारा एज अ स्लैब डिवाइस था पिकोनेट 1 में वही एज अ मास्टर डिवाइस वर्क करेगा पिकोनेट 2 में। इस तरीके से स्कैटर्ड नेट को तैयार किया जाता है। अब इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होगा, डेटा ट्रांसमिशन जैसे कि इस मास्टर ने सारे स्लैब्स को किया या S7 को किया जो कि एज अ मास्टर वर्क कर रहा है कहाँ पे, पिकोनेट 2 में। तो ये आपका डेटा लेके फिर इसके जो स्लैब्स हैं, ठीक है, M2 के जो स्लैब्स हैं जो कि एज अ स्लैब वर्क कर रहा है किसमें, पिकोनेट 1 में, उनको ये डेटा ट्रांसमिशन फिर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसने डेटा कहाँ से लिया, M1 से लिया और ये एज अ M2 बन के फिर बाकी जो स्लैब्स हैं पिकोनेट 2 के उनको डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें स्कैटर्ड नेट बनता है। ठीक है, अगर अपने को
तो पिकोनेट 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज S2 को एज अ मास्टर वर्क करा लेंगे और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा फिर 7 स्लैब डिवाइसेस से और उनको डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर होता है। आगे इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक प्राइमरी डिवाइस होता है जिसको हम एज अ मास्टर नोड बोलते हैं, उसके साथ 7 एक्टिव सेकेंडरी नोड्स होते हैं जिनको स्लेव नोड्स बोला जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन 1 to 1 और 1 to many पॉसिबल होता है पर्टिकुलर एक पिकोनेट में, और स्लेव टू स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं रहता है। मास्टर ही स्लेव से कम्युनिकेशन कर सकता है या मास्टर ही स्लेव को डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है, स्कैटर नेट की बात करूं तो मैं 2 और मोर पिकोनेट मिलकर स्कैटर नेट को बनाते हैं। ओके, और जो एक स्लैब डिवाइस की तरह वर्क करता है पर्टिकुलर किसी पिकोनेट में, वो एज अ मास्टर वर्क कर सकता है किसी अनदर पिकोनेट में। तो इस तरीके से 2 पिकोनेट में डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब इस नोड को हम एज अ ब्रिज नोड के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ एक जो नोड है 2 नेटवर्क में एज अ मास्टर डिवाइस वर्क नहीं कर सकता है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। आगे हम ब्लूटूथ के प्रोटोकॉल स्टैक को समझते हैं। रेडियो स्पेसिफिकेशन आपका फिजिकल लेयर के कॉन्सेप्ट को हैंडल करता है, और जो इसमें मॉड्यूलेशन इन डू मॉड्यूलेशन का टेक्निक होता है, ठीक है, उसको हैंडल करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है आपका बेस बैंड लिंक कंट्रोलर। ये आपका कनेक्शन मैनेजमेंट को हैंडल करता है, जैसे कि डिवाइस इंफॉर्मेशन या किस टाइम पे हमारा डिवाइस कनेक्ट हुआ है, इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको LMP भी बोलते हैं। लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल जैसे नाम से आप समझ सकते हैं, व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड इट हैंडल्स द लिंक मैनेजमेंट बिटवीन द डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कि आपका इंक्रिप्शन का काम होता है, ऑथराइजेशन का काम होता है, ऑथेंटिकेशन का काम होता है, इन सारी चीज़ों को लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडॉप्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपका हार्ट ऑफ द ब्लूटूथ प्रोटोकॉल स्टैक बोला जाता है। ये नीचे के जो प्रोटोकॉल स्टैक हैं उनको अपर लेवल के जो भी प्रोटोकॉल स्टैक हैं उनके बीच में कनेक्शन या कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है RF कम्युनिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। ये OBEX और WAP के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं TCS को बोला जाता है टेलीफोन कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। ये आप बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है और डिफरेंट जो टेलीफोनी सर्विसेज हैं उनको हैंडल करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है OBEX ऑब्जेक्ट एक्सचेंज बोला जाता है इसको। ये आपका डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में ऑब्जेक्ट एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये आपका इंटरनेट हैंडलिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज SDP सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये आपको किस टाइप की सर्विस की नीड है ये यूज किया जाता है। फिर एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो ये डिफरेंट यूजर को एप्लीकेशन के साथ में इंटरेक्ट होने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल स्टैक थे। इनको डिफरेंट पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। आप लोग को वीडियो पॉज करके इन पॉइंट को नोट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ डाउट होगा तो पूछ भी सकते हैं। आगे मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज में देखिए काफ़ी कम कॉस्ट वाली टेक्नोलॉजी है ये, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और काफ़ी कम कॉस्ट में हम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं वायरलेस मीडियम के थ्रू। यूज़ करना काफ़ी इजी है। वन टच में हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं और डिसकनेक्ट भी हो सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी है, अपने को किसी भी टाइप के प्री स्ट्रक्चर्ड क्रिएट करने की नीड नहीं होती है, प्री प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती है। एट अ टाइम हम स्मॉल रेंज में तुरंत नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर एनर्जी कंजम्पशन की बात करूं मैं तो काफ़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, इसके यूजेस में।
साथ ही साथ डिसएडवांटेज में देखिए, डिसएडवांटेज यहाँ पे काफ़ी स्लो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है। जैसे कि हमने देखा मैक्सिमम 3 Mbps तक की स्पीड से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और काफ़ी स्मॉल रेंज में हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसके रेंज के ऊपर अभी भी वर्क चल रहा है। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट दी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। थैंक यू।